ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राकेश गर्ग। नमस्कार। हम सब अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। हमारे सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देते हैं। लेकिन कई बार परिस्थितियां हमारे मन के अनुसार नहीं होती हैं और परिस्थितियों में कुछ हम ऐसे फंस जाते हैं कि हमें आगे का रास्ता ही नहीं दिखाई देता है। आज का समय भी कुछ ऐसा ही है। कोरोना महामारी के कारण देश और दुनिया में हालात ऐसे बन गए हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि जो हमने अपने जीवन के ताने बाने बुने हैं, जो सपने देखे हैं, वो कैसे सच होंगे। ऐसे में धैर्य और संयम का ही सहारा है। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। महामारी का ये दौर जरूर परेशानी वाला है, लेकिन ये समय भी कट जाएगा। अगर आप कोविड नियमों का सही से पालन करें, सरकारी दिशा निर्देशों को अपने जीवन में उतारें, तो इस महामारी का समापन बहुत जल्द होने वाला है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गर्ग। डॉक्टर राकेश, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी नमस्कार और मेरे सभी श्रोताओं को मेरा नमन। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1764। डॉक्टर साहब, देश भर में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कहीं न कहीं स्थिरता की तरफ इशारा कर रहे हैं। मामले कुछ घटे भी हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत तेजी से मामले बढ़े थे, पॉजिटिविटी रेट भी 30% के ऊपर चली गई थी। अब वहां कम मामले आ रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज बहुत ही कम मामले आए हैं। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि इस देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक समाप्त हो गया? काफी अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं इसके दो तरह से आंसर देना चाहूंगा। हमें ये तो नहीं मानना चाहिए कि कोरोना का पीक लहर खत्म हो गई है। हाँ, जैसे यूजुअली वायरस डिजीज का रहता है कि जिस स्पीड से पीक ऊपर जाती है उसी स्पीड से वो नीचे आती है, यूजुअली इस तरह से रहता है। लेकिन हमारे को जो सावधानियां बरतती हैं वो हमारी कॉमन रहती है। अगर पीक नीचे भी आ रही है, केसेस कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट अगर कम है, उसके बावजूद हमें सावधानियां सारी रखनी है। तो उसमें कोई कोताही नहीं। इसका हमें ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभी कोविड बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कम्युनिटी से चला जाएगा, क्योंकि कोविड का वायरस तो कम्युनिटी में रहेगा और वो इफेक्ट कर सकता है। तो हमें सावधानियां सारी रखेंगे। बट हाँ, ऐसा जरूर है कि इस तरह से हमें लग रहा है कि अगर केसेस कम आने शुरू हो गया तो आगे भी ये कम होने चाहिए। जी बिल्कुल। जिस तरह से मामलों में गिरावट आ रही है ये शुभ संकेत की तरह है। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि कहीं न कहीं टेस्टिंग में कमी आई है जिस कारण मामले कम आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? दोनों चीज कह सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें जिस तरह से इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं, सिम्टम्स के केसेस आ रहे हैं, तो दोनों चीज हैं। क्योंकि ये जो सीजन है अभी का जो वातावरण चल रहा है, अगर स्पेशली हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो इस सीजन में इन्फ्लुएंजा फ्लू भी बहुत कॉमन रहता है। तो सारे फ्लू तो कोविड नहीं है, तो हमें वो भी थोड़ा सा डिफरेंस करना कई बार जरूरत पड़ जाती है। तो एक रीजन ये भी कि सारे पेशेंट्स को ऐसा जरूरत नहीं है कि वो टेस्टिंग कराएं। अगर उसके सिम्टम्स हैं, कोविड की तरह लग रहे हैं, तो वो टेस्टिंग करानी चाहिए उनको। लेकिन अगर हम क्लिनिकल देखें पेशेंट्स को तो उसमें भी ऐसा लग रहा है कि वो जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वो भी कम हो रहे हैं। तो दोनों तरफ से अगर हम देखें, जो एक एक्सपेक्टेड पीक थी वो लगता है कि वो प्लेटू फेज में पहुंच गई है और वो धीरे धीरे नीचे आनी शुरू होगी। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी जो पॉजिटिविटी रेट था जो 30% को भी क्रॉस कर गया था, धीरे धीरे कम आना शुरू हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ केसेस भी कम आ जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं क्लिनिकल डेटा को, तो थोड़ा सा एक रीअश्योरेंस तो लग रहा है। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। जब से ये तीसरी लहर में मामले बढ़ने शुरू हुए, बहुत सारे वैसे लोग जो दूसरी बीमारियों से परेशान हैं, जिनको अस्पताल जाने की आवश्यकता है, रेगुलर चेकअप की जरूरत होती है,
वो अस्पताल नहीं जाने लगे। उन्हें लगा कि अस्पताल में संक्रमण बहुत ज्यादा होता है और वो संक्रमित हो जाएंगे। अब उन लोगों के जहन में एक और सवाल है कि क्या अब वो सही समय है कि हम अपने अस्पताल जा सकते हैं, रेगुलर चेकअप करवा सकते हैं, या अभी कुछ सप्ताह और रुकने की आवश्यकता है? क्या सलाह देंगे आप? आनंद जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। और ये जब फर्स्ट वेव आई थी, सेकेंड वेव आई थी, तो काफी पेशेंट्स उस टाइम भी ये दुविधा थी और काफी लोगों को दिक्कत भी रहा। तो मेरा इसमें ये कहना चाहेगा कि कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं जो स्टेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है, जहां वो कुछ समय रुक सकते हैं। या अभी काफी हॉस्पिटल्स के अंदर टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है कि वो फोन पे भी अपना फॉलोअप करा सकते हैं। जहां पर आपको लगता है कि इस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, वहां पर आप अभी थोड़ा सा अवॉइड करें मूवमेंट करने का, क्योंकि ये तो हम देख ही चुके हैं कि अभी वाला जो थर्ड वेव का वायरस है, ओमिक्रॉन जो वायरस है, ये काफी ज्यादा इन्फेक्टिव है। और इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि यूजली क्लोज ग्रुप में जो भी लोग रहते हैं, उनको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहे। तो जहां पर पॉसिबल है, अवॉइड करें ट्रेवल करना। जहां पर सुविधाएं हैं टेलीमेडिसिन की या टेलीफोन से संपर्क किया जा सकता है अपने फिजिशियन से, और आप उसको फॉलो करें। हाँ, अगर कुछ इमरजेंसी है कि आप उसमें वेट नहीं कर सकते, या आपकी जो क्लिनिकल कंडीशन थी वो डिटेरियोरेट कर रही है, उसमें कुछ नए सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको जाने की जरूरत ही है, तो आप फोन पे अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके उनसे कंसल्ट करें। और जब आपको जाने की जरूरत पड़ती है तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम बार बार बात करते हैं, हैंड हाइजीन और मास्क, वो पूरा सावधानी आप रखें जब भी आप हॉस्पिटल्स विजिट करते हैं। डॉक्टर साहब, एक और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठंड का मौसम है, बहुत सारे लोग की तबीयत खराब हो रही है, सामान्य फ्लू के लक्षण उनमें दिख रहे हैं, सर्दी जुकाम की समस्या दिख रही है, लेकिन उनके पास अपने अपने बहाने हैं। कोई कह रहा है कि मुझे ठंड लग गई, कोई कहता है कि मैंने सुबह कल ठंडे पानी से नहा लिया इसलिए मेरा गला खराब हो गया, कल रात में मैंने दही खा ली इसलिए मेरा गला खराब हो गया, कल मैंने खीरा खा लिया फ्रिज से निकालकर जिस कारण मुझे तबीयत खराब हो गई। और वो सभी इस चीज को मानने को ही तैयार नहीं है कि उनमें ओमिक्रॉन या कोरोना का संक्रमण भी हो सकता है। ये जो गलत फहमी है, इस पर क्या कहेंगे आप? आई थिंक ये मुझे भी काफी सुनने को मिलता है। जब कोई सिम्टम्स, आज ही सुबह किसी से बात हो रही थी एंड उन्होंने कहा कि कल मैं शाम के समय नहा लिया था, इसकी वजह से मुझे दिक्कत होगी। मैंने उनको सजेस्ट किया कि सिम्टम्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में सिम्टम है तो अपना टेस्ट करा लीजिए। और फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आया शाम को कि उनका पॉजिटिव आया। तो आई थिंक हमारा जो डिनायल का मोड है कि ओमिक्रॉन या कोविड का इन्फेक्शन हमें नहीं हो सकता, तो वो एक डिनायल मोड रहता है, वो एक नॉर्मल हमारा एक थॉट प्रोसेस रहता है। लेकिन साथ में हमें ये भी समझना होगा कि जो व्यक्ति, उनको किसी तरह की बीमारी नहीं है, उसको ये कोविड का इन्फेक्शन होता है तो यूजुअली अभी ऐसी कोई मेजर देखने को नहीं मिली है। लेकिन जिन पेशेंट्स को कुछ प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर की बीमारी है या कुछ फेफड़ों की बीमारी है, अगर उनको इस तरह का इन्फेक्शन होता है कोविड का, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। बट अगर हम नॉर्मल फ्लू की बात करें, इन्फ्लुएंजा की बात करें, तो उसमें ये रिस्क नहीं रहता। तो आई थिंक हमें आज के समय, जब कोविड हमें पता है कि कम्युनिटी के अंदर है, फैल रहा है, तो हमें इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमारा किसी से कांटेक्ट हुआ जिसको कोविड था, या हमें सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, फीवर है, इस वाले ओमिक्रॉन के अंदर सिम्टम्स थोड़े से दूसरी तरह के हैं, जैसे हमारे फर्स्ट और सेकेंड वेव में थे। इस वाले ओमिक्रॉन के अंदर यूजुअली हमारे पास सिम्टम्स नेजल कंजेशन, नेजल डिस्चार्ज, थोड़ा जुकाम रहता है, गला खराब, खराश गले में, खांसी रहती है, इस तरह के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जब हम फर्स्ट या सेकेंड वेव की बात कर रहे हैं। तो अगर इस सिम्टम्स आपको हैं, तो इसमें बेहतर रहेगा कि आप अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि एक बार टेस्ट हमारे पास हो जाता है तो एक कंफर्म हो जाता है कि हमारा मैनेजमेंट प्लान क्या रहेगा। अगर किसी वजह से अगर कुछ सीरियस होते हैं, जो कि इस थर्ड वेव में बहुत ही कम परसेंटेज है, लेकिन जिनको अगर होती है कोई दिक्कत, तो इनका एक मैनेजमेंट प्लान तो रहेगा। टेस्ट हमारे पास रिपोर्ट है, हमें पता तो रहेगा कि कोविड की रिपोर्ट है, तो उनको कोविड सेंटर्स में एडमिशन, उसको जिस तरह की दवाइयां देनी चाहिए, तो वो एक सुविधा मिल पाएगी। तो आप इग्नोर मत कीजिए। और हमारे पास इसका अभी जो थर्ड वेव का हम रिस्पांस देख रहे हैं बहुत माइल्ड ही है,
तो अगर पॉजिटिव भी निकलता है तो मेजॉरिटी पेशेंट्स अपने घर पे ही नॉर्मल रूटीन ट्रीटमेंट से ठीक हो रहे हैं और इसका ड्यूरेशन ऑफ जो सिम्टम्स है वो भी थोड़ा कम है। यूजली मेजॉरिटी पेशेंट्स हमारे 4 से 6 दिन में ठीक हो रहे हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल घबराइए मत। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो अपना ट्रीटमेंट कराइए, अपना चेकअप कराइए और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि यूजली फीवर के लिए या जो खांसी है उसके लिए दवाई देते हैं। तो आई थिंक उससे काफी हद तक ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल। कार्यक्रम में हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मोहम्मद आरिफ जी हैं। आरिफ जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा प्रोग्राम आप करते हो, काफी जानकारी प्राप्त हो जाती है और लगे या ना लगे लेकिन काफी जानकारी आप लोग देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हमारा सवाल मतलब एक ये आम सवाल है, जैसे 2 टीके लगवाने के बाद ये ओमिक्रॉन या नया वायरस आया हुआ है, तो उस व्यक्ति जिस व्यक्ति ने दोनों टीके भी लगवा लिए हैं, तो क्या उससे इस आने वाले नए वायरस का खतरा है या नहीं है, या उस व्यक्ति को क्या मतलब इससे सावधानी बरतनी चाहिए कि ये ओमिक्रॉन से वो महफूज रहे ताकि दोनों टीके से लगे हुए हैं? इसके बारे में डॉक्टर साहब से जरा चर्चा करें। जी डॉक्टर साहब। आरिफ जी, आपने काफी इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, क्योंकि काफी लोग हमारे भारतवर्ष में 2 टीके लगवा चुके हैं, पहले कोविड का या कोविशील्ड का, वैक्सीन का या कोविशील्ड का। जैसे हम पहले भी बात करते थे फर्स्ट सेकेंड वेव में, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद हमारे शरीर के अंदर 100% इम्यूनिटी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर एक इस तरह की एक एंटीबॉडी बन जाती है, एक प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है कि अगर इन्फेक्शन भी होगा तो हमारी बॉडी उसको लड़ने के लिए तैयार रहती है, जिसकी वजह से जो सिवियरिटी है, जो उसके लक्षण है, वो बहुत कम तादाद में शरीर के अंदर होते हैं और हम जल्दी से ठीक हो जाते हैं। तो जिन भाई बहनों ने 2 टीके लगवा भी लिए वो भी अपना पूरा सावधानी रखेंगे। उनमें भी रिस्क रहता है, लेकिन हमने देखा कि जिन लोगों ने 2 टीके लगवाए थे उनको सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम था, माइल्ड इन्फेक्शन ही रहा है। बट जिन्होंने नहीं लगवाए थे उनको सिवियरिटी का इन्फेक्शन थोड़ा सा ज्यादा होने का रिस्क रहता है। तो इसलिए टीका जरूर लगवाएं। शायद हो सकता है कि आने वाले समय में बूस्टर डोज का भी सभी के लिए प्रोविजन शुरू हो गया है, तो वो लगता रहेगा। जो हाई रिस्क पॉपुलेशन हैं, जिनको कुछ तरह की बीमारियां हैं, सीनियर लोग हैं, वो बूस्टर भी लगवा सकते हैं ताकि बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन साथ में आप ऐसा मत समझिए कि कोविड नहीं हो सकता है। इसीलिए हम बार बार इस बात को बताना चाहते हैं कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो भी हम सावधानियां बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगा के रखिए, भीड़ भाड़ की जगह पर मत जाइए, हैंड हाइजीन को रखिए, ये सारी की सारी जो सावधानी है उसको जरूर फॉलो करना। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रिंकी जी, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या जानना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल सर, आपको भी हमें जोड़ने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ एक्सपर्ट है, उन्हें मेरा नमस्कार। नमस्कार रिंकी जी। जी सर, बिल्कुल सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी बूस्टर डोज होगा, उसे कहा गया प्रिकॉशनरी डोज यानी ऐतिहासिक डोज। फिर क्या अगर मान लीजिए 60 साल व्यक्तियों को, मतलब जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उन्हें दिया जाएगा, दूसरा हमारे जो कोरोना वर्कर है उन्हें दिया जाएगा। अगर इसे ऐतिहासिक डोज बोला गया है तो क्या नाम से जब ये लगा दिया जाएगा तो क्या कोरोना हमें नहीं होगा, एकदम बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, इसलिए ऐतिहासिक डोज बोला गया या कोई अन्य कारण है? धन्यवाद सर। रिंकी जी, ऐसा है कि नाम के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन बूस्टर डोज हम इससे लगाना चाहते हैं क्योंकि जब हमें इंजेक्शंस लगते हैं, इस तरह के इंजेक्शंस लगते हैं, तो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनता है वो कुछ समय के लिए रहता है और धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है समय के अनुसार। लेकिन जब हम बूस्टर डोज लगा देते हैं तो वो एंटीबॉडी दोबारा से थोड़ी सी बन जाती है बॉडी के अंदर और कुछ और समय के लिए वो रहती है, इसलिए इसको बूस्टर डोज बोलते हैं। अभी हम बूस्टर डोज उन्हीं व्यक्ति को दे रहे हैं जिनको किसी तरह की कुछ बीमारियां हैं, क्योंकि अगर उनको कोविड होता है तो उसमें सीवियरिटी या उनके अंदर जो बीमारियों के लक्षण है वो बहुत सीरियस हो सकते हैं, तो इसलिए प्रायोरिटी पर उनको दिया जा रहा है। सब्सिक्वेंटली सभी को मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल मैं दोबारा से इस बात को बोलना चाहता हूँ, चाहे जिनको 2 डोज लग गया है, 2 डोज के बाद अगर बूस्टर भी लग गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस व्यक्ति को कोविड नहीं होगा। उसको भी कोविड हो सकता है, लेकिन यस, ऐसे व्यक्ति को जब कोविड होता है तो उनकी जो सिवियरिटी है
जो इन्फेक्शन के जो लक्षण हैं, जो बॉडी पे प्रभाव है, वो बहुत कम होता है। उनका जान जाने की रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए सभी को कोविड के दोनों वैक्सीनेशन लगवाएं। जिनको बूस्टर लग रहा है वो बूस्टर लगवाएं। इसके बावजूद भी आप सारी सावधानियों को रखना बहुत बहुत जरूरी है। बिहार से दिनेश शाह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार दिनेश जी। मैं ये जानना चाहता, मैं पहला डोज कोरोना का ले चुका हूँ जी। उसका जो है हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया मोबाइल पर, और दूसरा डोज जब लेने जाते हैं तो वो हमको पहला मैसेज बोलता है देखने के लिए, तो वो तो हमारे पास आया नहीं है, तो हम वो सुई ले कैसे, ये हम जानना चाहते हैं। आई थिंक इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो मोबाइल नंबर उस टाइम एंटर किया होगा या जो भी आपने आधार नंबर या पैन कार्ड डाला होगा, उससे वो ट्रेस हो जाता है। आप उनको बताएंगे तो वो ट्रेस कर देंगे आपके लिए, और उससे आपको पहले डोज का वो मिल जाएगा। तो आप अपने किसी भी कोविड सेंटर में जाइए या कोविन ऐप पे जाइए। कोविन ऐप पे अगर आप अपनी डिटेल्स डालेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर भी मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वहां पर अपने मोबाइल नंबर के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा है। एक ओटीपी आता है और उसके बाद वहां पे आपका स्टेटस शो करता है कि आपने वैक्सीन की पहली डोज ली है, दूसरी डोज ली है, तो आप वहां से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। डॉक्टर राकेश, अब भी भारत में एक बड़ा तबका है जिसने वैक्सीन की डोज नहीं ली है, और इसमें एक बड़ी तादाद गर्भवती महिलाओं की है। आज एक आर्टिकल छपा जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर गर्भवती महिलाएं किसी भी शंका के कारण कोविड वैक्सीन नहीं लेती हैं, तो 7वें से 9वें महीने में अगर उन्हें कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है और कोविड होता है तो फिर उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो जो महिलाएं शंका में हैं, हिचक में हैं, उनको क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आई थिंक क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज होता है जिसके अंदर शरीर के अंदर बहुत बदलाव होते हैं, और जो बच्चा अंदर है उसको भी पूरा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ऐसे स्टेज में अगर कोविड होता है तो इन्फेक्शन जब शरीर के अंदर रहता है तो इस बदलाव की वजह से वो एक सीरियसनेस इन्फेक्शन की बढ़ सकती है। तो आई थिंक पूरा लाजमी रहेगा कि वो अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो फॉलो करे ही, और साथ में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम का पहले भी ये क्लैरिफाई कर चुके हैं कि अपना वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम के शेड्यूल्स है, जो डोजिंग शेड्यूल्स बताए गए उसको फॉलो करें और उसको जरूर से लें। उसको अवॉइड करने का कोई रीजन नहीं है। बल्कि अभी तो हम बात करें तो अभी बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। 15 से 18 साल का तो अभी दे ही रहे, और हो सकता है कि आने वाले समय में 12 से 15 साल वालों का भी शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक कोई भी ग्रुप ऐसा जो है, जैसे आपने गर्भवती महिलाओं की बात करी, या अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं या बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, तो इनमें से किसी ग्रुप को भी इस तरह से डरना नहीं चाहिए। वैक्सीन तो अब इतने करोड़ों वैक्सीन लग चुके हैं पूरे भारतवर्ष में और पूरे संसार के अंदर, और इसकी सेफ्टी प्रोफाइल ऑलमोस्ट प्रूव हो चुकी है। तो आई थिंक हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अपना वैक्सीनेशन जिस शेड्यूल के हिसाब से जरूर लगवाएं और सेफ रहें, और साथ में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को भी फॉलो करें। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड के हजारीबाग से दिवाकर पाठक जी। दिवाकर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं दिवाकर पाठक हजारीबाग झारखंड से हूँ। कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत 2 गज की दूरी रखनी है, न कि दिल के दरवाजे को बंद करनी है। अर्थात केवल संक्रमण की शाई को समाप्त करने के लिए 2 गज की दूरी कंपलसरी है। सच्चे अर्थ में सामाजिक सरोकार की सद्भावना बरकरार रहनी चाहिए। इसलिए एक दूसरे को मदद की मिशन जारी रखें। वर्तमान से लेकर भविष्य तक कोविड से कैसे बचा जा सकता है। बिल्कुल दिवाकर जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। आई थिंक जैसे फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव में संकट रहा और अभी की स्थिति है, तो आई थिंक हम सभी को एक कम्युनिटी हेल्प करनी चाहिए, और हमें अपनी कम्युनिटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी फॉलो करना चाहिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, बट हाँ, अगर किसी को जरूरत होती है तो हमें आगे बढ़ के उनकी जरूरत भी करनी चाहिए। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह से अच्छे शब्द बोलने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, जागरूकता ही बचाव है, और जो कोविड नियमों का पालन है वो बहुत जरूरी है। इसी से इस महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है, संक्रमण दर को कम किया जा सकता है। अब चलते हैं महाराष्ट्र के मुंबई, और वहां से हमारे साथ जुड़े हैं राहुल पटेल। राहुल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। मेरे 2 प्रश्न है। एक तो ये कि ये जो सूखी खांसी आती है लगातार,
और फिजिशियन के बाद दवा लेने के बाद भी वो सूखी खांसी धीरे धीरे जा नहीं रही है, तो इसको क्या ओमी माइक्रोन का सिम्टम समझे? और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि 10 साल के बच्चों का वैक्सीन कब तक आएगा? क्योंकि अभी बच्चे घर में अभी सुरक्षित नहीं रह पा रहे, क्योंकि अभी वैक्सीन आ नहीं रही है, बाग बगीचे सब बंद है, स्कूल बंद है, तो उनको भी हम लोग उसकी सुरक्षा कैसे करें? अभी ये परेशानी हमारी बढ़ गई है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो इनका पहला सवाल है, वो बहुत सारे लोग उस समस्या से जूझ रहे हैं। संक्रमण से वो नेगेटिव हो जा रहे हैं, लेकिन खांसी 2 से 3 हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक बनी रह रही है। बिल्कुल आपने सही बोला कि इस वाले जो इन्फेक्शन है, इसमें फीवर और इन्फेक्टिविटी तो यूजली 3 या 4 दिन में खत्म हो जाती है, बट थोड़ी सी हल्की सी खराश और सूखी खांसी रहती है। कुछ लोगों को 2-3 हफ्ते तक भी रही है, यूजली हफ्ते से 10 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन दूसरों को होने के चांसेस कम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वायरस जो है वो शरीर के अंदर 6-7 दिन के अंदर ही खत्म हो जाता है। अब इसके लिए आपको करना क्या है? एक तो ये है कि आप अपना जो नॉर्मल खाना पीना है उसका ध्यान रखिए, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखिए, मतलब कोई भी तरल पदार्थ, पानी, दूध, दही, लस्सी, नींबू पानी, कोकोनट वाटर, जो भी अच्छा लगता है उसको अच्छे से लीजिए। अच्छा स्वस्थ खाना खाइए। और अगर आपको लगता है कि खांसी बहुत ज्यादा आपको तकलीफ दे रही है, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा खराश है, तो आप कुछ दवाइयां ले सकते हैं। फिजिशियन की कंसल्टेशन में हम कुछ दवाइयां देते हैं हफ्ता 10 दिन के लिए, उससे ठीक हो जाता है। और साथ साथ में आप गर्म पानी में, गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के गरारे कीजिए और थोड़ी सी गर्म पानी की भाप लीजिए, तो अंदर जो खराश है उससे भी ठीक हो जाएगी और आपको उसमें काफी रिलीफ मिलेगा। फिर भी रहे तो आप खांसी की दवाई ले सकते हैं हफ्ते 10 दिन के लिए, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। बट इससे घबराने की जरूरत नहीं है। खांसी का मतलब ये जो हल्की सूखी खराश की गले में रहती है, ये अपने आप धीरे धीरे सेटल हो जाती है हफ्ते 10 दिन में, और इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको। जी हाँ, इनका दूसरा सवाल था कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत कब होगी? सरकार उस पर काम कर रही है, और जैसे ही इस पर कोई निर्णय लिया जाता है, संचार माध्यमों के जरिए, आकाशवाणी के जरिए आप तक जानकारी जरूर पहुंचाई जाएगी। बट लेकिन अगर हम अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस देखें तो थोड़ा सा एक रीअश्योरेंस लगता है कि जहां भी बच्चों को इस तरह के इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे पहले लग रहा था कि वो वैक्सीनेटेड नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो उनको ज्यादा दिक्कत होगी। बट बच्चों के अंदर अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि उनके सिम्टम्स जल्दी ठीक होते हैं, 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं, और ऐसा कुछ मेजर इश्यू नहीं लग रहा है। बट ये एक रिश्योरेंस है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं कहूंगा कि हम उनको विदाउट वैक्सीनेशन बिल्कुल अलाउ करें कि बाहर मिले जुले। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स उनको भी फॉलो करने हैं। वैक्सीनेशन जब सरकार अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से जब भी रिलीज करेगी वो जरूर लगवाएं, लेकिन रीअश्योर भी रहे कि जिस तरह से हमें सेकेंड वेव में लग रहा था कि ये बहुत दिक्कत कर सकता है, उस तरह की सीवियरिटी बच्चों में देखने को नहीं मिल रही है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उनकी बच्चों की जो लड़ने की शक्ति और अंदर जो जिस तरह से कीटाणु वायरस जब बॉडी के अंदर होता है उससे लड़ने की शक्ति थोड़ी बेहतर होती है, तो इसलिए उनके अंदर सिम्टम्स इतने सीवियर नहीं आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल रीअश्योर रहें, बट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को फॉलो करें, और जब भी इंजेक्शन सरकार अनाउंस करेगी तो आप उसको जरूर लगवाइए। जी बिल्कुल। लोनी गाजियाबाद से मोहम्मद यामीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार यामीन जी। डॉक्टर साहब को नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि 2-3 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं कि पेशेंट कम हो गए, क्या तीसरी लहर थोड़ा कमजोर हो गई है क्या? यामीन जी, ऐसा लगता है कि जिस स्पीड से केसेस ऊपर गए थे, यूजली एक इसी तरह का वेव रहता है कि जिस स्पीड से केसेस आते हैं उसी स्पीड से कम होते हैं। ये एक ऐसा एपिडेमियोलॉजिकल हमने देखा है। तो जिस स्पीड से केसेस आए थे, अभी काफी जगह पर केसेस कम होने शुरू हो गए हैं, तो हमें लगता है कि वो पीक एक तरह से अचीव हो गई है। लेकिन इस स्टेज पर भी हमें सावधानियां बिल्कुल रखनी चाहिए। सारे जितनी प्रिकॉशंस हैं उसको हम फॉलो करें, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले अगले 1-2-3 हफ्ते में कोविड के केसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। भिवानी से हमारे साथ रामानंद जी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी डॉक्टर, नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार।
ऐसा है डॉक्टर साहब, ये सुनने में ऐसे आता है, मेरा ख्याल ये देश के दुश्मन है शायद ये कहते हैं कि ये जैसे बूस्टर डोज लेने के बाद में भी ये और 5वीं में लगेगी, 6वीं भी लगेगी, 7वीं भी लगेगी डोज, तो ये भ्रम फैला रहे हैं या कोई इसमें सच्चाई भी है? थोड़ा इस पर लोगों को थोड़ा ये ब्रॉडकास्ट करने की कृपा करें ताकि लोगों को ये असमंजस में ना रहें। आप एक प्रश्न अपना दोबारा से बोल सकते हैं बूस्टर डोज के बारे में? आपको जी डॉक्टर साहब, ये जानना चाह रहे हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म से ये जानकारी बताई जा रही है कि कोविड टीके की 5 से 7 डोज लगेगी। ये बूस्टर डोज जो तीसरा खुराक है, तीसरी खुराक जो लग रही है, इसके बाद चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं खुराक भी लगेगी। इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, आई थिंक हमें थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। जैसे हम ये हमारे श्रोता बोल भी रहे थे कि जागरूकता रखनी चाहिए। अभी कुछ सोशल मीडिया पे वो एक मजाक की तरह चल रहा है कि 5, 6, 7 बूस्टर डोज ऐसी लगती रहेगी। ऐसा हमें लगता नहीं है। जितना भी इस तरह की वेव्स आती हैं वो थोड़ी कम होती रहती है, धीरे धीरे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनती है, वो कुछ समय तक रहती है। सो आई थिंक इस तरह के र्यूमर्स को हम छोड़ सकते हैं, उसको ना सुनिए। जितने भी हमारे सरकार के माध्यम से जो भी न्यूज आती है सिर्फ उसी पर विश्वास करें। बाकी सोशल मीडिया में इस तरह के र्यूमर्स को बिल्कुल अवॉइड करें। और आप एक एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि इस तरह के र्यूमर्स को आगे हम ना फॉरवर्ड करें, ना फैलाएं और उसको हम धीरे धीरे अवॉइड करें। कार्यक्रम में समय कम है, बूस्टर डोज पर ही अगर चर्चा करें डॉक्टर राकेश, तो जो बूस्टर डोज शुरू किए गए हैं, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए हों या 60 साल के ऊपर वाले लोगों के लिए, जो 60 साल के ऊपर वाले लोग हैं उनके मन में थोड़ी बहुत अब झिझक आ गई है कि 2 डोज तो ले ही ली, तीसरे की क्या जरूरत? नहीं, आई थिंक बिल्कुल झिझक करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब हमारा 2 वैक्सीनेशन लगते हैं, आप देखिए जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, हमने उसमें बोला कि 9 महीने के बाद आपको लगवानी है बूस्टर डोज। तो यूजली जब वैक्सीनेशन लगता है तो समय के अनुसार धीरे धीरे बॉडी की जो एंटीबॉडीज है कम हो जाती है, तो हमें बूस्ट करना होता है और बूस्ट करने को ही बूस्टर डोज बोलते हैं। जैसे ही बूस्टर डोज लगेगा तो आपकी एंटीबॉडीज बहुत अच्छी बन जाएंगी। और हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव और बाहर के देशों में भी एक्सपीरियंस किया कि जिनके अंदर एंटीबॉडीज अच्छी होती है, अगर उनको इन्फेक्शन होता भी है तो बहुत कम सीवियर होता है, उनको जान जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जो सुविधा हमारे पास है, जो हम अगर एक तरह से बात करें कि प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे पास हैं, हम उसका फायदा क्यों नहीं उठाए? अगर इन्फेक्शन हुआ, बूस्टर डोज नहीं लिया, सीवियरिटी ज्यादा हो जाएगा तो बाद में पछताने का फायदा तो नहीं है। इसीलिए जिनको इस तरह की दिक्कतें हैं, 60 साल से उम्र है, कोमोबिडिटी बीमारियां हैं या जो हाई रिस्क एरियाज में काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ के बूस्टर डोज लगवाएं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसके सारे फायदे ही हैं। तो हम उस फायदे को क्यों नहीं उठाना चाहते हैं? इस कोविड में हम अननेसेसरी क्यों रिस्क लेना चाहते हैं? तो बिल्कुल बेझिझक रहिए। जो भी वैक्सीनेशन है, बच्चों का वैक्सीनेशन है, बूस्टर वैक्सीनेशन है, जरूर लगवाइए और साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी फॉलो करना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि इस पर या किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सभी श्रोताओं को मेरा शुभ और सब लोग स्वस्थ रहें। तो जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कोविड नियमों का पालन बहुत जरूरी है। बूस्टर डोज के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर बूस्टर डोज लीजिए। इससे संक्रमण की रफ्तार को थामने में मदद मिलेगी। जहां भी जाइए मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और संभव हो सुरक्षित दूरी भी बनाए रखिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राकेश गर्ग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।